नमस्कार। मैं जे.के. जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जीव विज्ञान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंडोरिया, जिला दमोह से। आज हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के अध्याय 6 से आनुवांशिकी का आणविक आधार के तहत डीएनए का प्रतिकृतिकरण के संबंध में पढ़ेंगे। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से डीएनए की प्रतिकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए का द्विगुणन क्या है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, हम सभी जानते हैं, और सभी जीवों में डीएनए, अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूपों में पाया जाता है। डीएनए में द्विगुणन या पुनरावृत्ति करने का एक प्रमुख गुण होता है और इसी गुण के कारण सभी जीवों में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अपनी प्रतिकृति तैयार करता है। इस विधि के द्वारा जीव अपने गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। यह जो द्विगुणन की प्रक्रिया है कोशिका चक्र की अर्थात सेल साइकिल के इंटरफेज यानी अंतरावस्था की एस फेज में संपन्न होता है। डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करने का श्रेय डेल ब्रुक नामक वैज्ञानिक को मिला। उन्होंने डीएनए की द्विगुणन की विभिन्न विधियां खोजी, जिसमें 3 विधियां प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। डीएनए की प्रतिकृतिकरण की 3 प्रमुख विधियों में एक है संरक्षी विधि यानी कंजर्वेटिव मेथड, दूसरी है अर्ध संरक्षी विधि यानी सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और तीसरी है डिस्पर्सिव अर्थात परक्षेपी विधि। तो इस तरह से इन 3 विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत की गई और इसे अर्ध संरक्षी विधि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले संक्षेप में हम चर्चा कर लें इन 3 विधियों के बारे में। पहली विधि है संरक्षी विधि। इस विधि को संरक्षी विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पैतृक डीएनए होता है वह उसके दोनों स्ट्रैंड पुराने ही होते हैं और बनने वाला जो नया डीएनए होता है उसके दोनों स्ट्रैंड नए होते हैं। यानी इस तरह से डीएनए केवल टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, परंतु उसके स्ट्रैंड्स नए डीएनए बनाने में भाग नहीं लेते हैं। नए जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो पुराने स्ट्रैंड से भिन्न होते हैं। अर्थात इस विधि में पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं और एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। इस प्रकार होने वाले एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पुराने होते हैं और जबकि दूसरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड नए होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि अर्ध संरक्षी विधि। अर्ध संरक्षी विधि मतलब जिसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया बनता है। इस विधि का वर्णन वाटसन और क्रिक ने किया था। मेसेल्सन और स्टाल नामक वैज्ञानिकों के द्वारा इसको प्रायोगिक प्रमाणों के द्वारा बताया गया कि डीएनए वास्तविकता में इस विधि से द्विगुणन करता है, रिप्लिकेशन करता है। डीएनए द्विगुणन की ये जो विधि है वह पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सबसे पहले इसमें एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनके हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड एक खांचे की तरह, टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं और उन पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यानी पूरक स्टैंड का निर्माण होता है। इस प्रकार जो नया स्टैंड बनता है, इस प्रकार जो डीएनए की प्रति बनती है, उनमें दोनों में एक
पुराना स्ट्रैंड होता है और एक नया होता है। इस तरह से एक से दो स्ट्रैंड जो बनते हैं उनमें एक स्ट्रैंड नया और एक पुराना होता है। तो इस प्रकार की विधि वास्तविक विधि है जिसमें डीएनए के द्वारा गुणन की प्रक्रिया होती है। एक और विधि है जिसको परिक्षेपी विधि कहा गया है। इस विधि में द्विगुणन की जो प्रक्रिया है उसमें पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये खंड जो है भागों में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे भागों में। डीएनए द्विगुणन के समय इन खंडों के बीच में जो भी खाली स्थान होता है उसमें डीएनए के नए खंड पूरक के रूप में जुड़ते चले जाते हैं, जिससे पैतृक डीएनए खंड डीएनए की जो पूरी लंबाई है उसमें थोड़े थोड़े स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर परिक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए इस विधि को डिस्पर्सिव मेथड या परिक्षेपी विधि कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं डीएनए की द्विगुणन की क्रिया विधि के बारे में, यानी अर्धसंरक्षी विधि के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधि है। यह जो विधि है इसको मुख्य रूप से हम 7 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चरण होता है जिसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडों का सक्रियकरण होता है। डीएनए में विभिन्न न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एटीपी से जुड़कर फास्फोरिलीकृत हो जाते हैं और सक्रिय रूप से ट्राईफास्फेट बनाते हैं। यह जो क्रिया है फास्फोरिलेशन कहलाती है और इस क्रिया में फास्फोराइलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है जो कोशिकाओं में मौजूद होता है और इस प्रकार डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड सक्रिय हो जाते हैं। चित्र में डीएनए फोर्क दिखाया गया है जिसमें दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं और वहाँ पर फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। दूसरा जो चरण होता है इसमें रिकॉग्निशन बिंदु का निर्माण या समारंभ बिंदु का निर्माण। डीएनए की पुनरावृत्ति या द्विगुणन की जो प्रक्रिया है वो एक विशेष स्पेशल पॉइंट से, विशेष बिंदु से शुरू होती है। इसी बिंदु को हम समारंभ बिंदु अथवा उद्भव बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। यह क्रिया 3 महत्वपूर्ण एंजाइमों की मदद से संपन्न होती है। एक होता है बिकोंडलिन डीएनए बिकोंडलन प्रोटीन, दूसरा होता है कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन और तीसरा होता है डीएनए गाइरेज। तो ये तीनों प्रकार के जो प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं ये समारंभ बिंदु पर किसी स्ट्रैंड पर ये डीएनए की पुनरावृत्ति तैयार करने या शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समारंभ बिंदु से दोनों ओर डीएनए के स्ट्रैंड खुलते चले जाते हैं और एक दूसरे से अलग होना इनका प्रारंभ हो जाता है और जैसा कि हमने बतलाया था बाई आकार का एक बाइफॉर्क या द्विगुणन शाख का निर्माण हो जाता है। इसके बाद तीसरी घटना होती है आरएनए प्राइमर का निर्माण। आरएनए प्राइमर में डीएनए द्विगुणन के पहले एक छोटे से खंड पर आरएनए प्राइमर बनता है और यह कुछ समय बाद आरएनए प्राइमेज एंजाइम की सहायता से इसका निर्माण होता है और कुछ समय बाद यह नष्ट हो जाता है। जैसे ही इस पर डीएनए खंड का निर्माण शुरू होता है आरएनए प्राइमर की भूमिका समाप्त हो जाती है और वह नष्ट हो जाता है। चौथा जो चरण है वह शुरू होता है जिसमें डीएनए का द्विगुणन जो होता है 5 से 5वें कार्बन परमाणु से तीसरे कार्बन परमाणु की ओर, इसको 5 to 3rd इंड दिशा में हम कहेंगे, उसमें गमन करना प्रारंभ हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं फास्फेट टेम्पलेट पर अनुपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री रूप से जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो विभिन्न जो न्यूक्लियोटाइड हैं वह डीएनए की खांच में मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पूरक न्यूक्लियोटाइड के रूप में जुड़ते जाते हैं और यह क्रिया 5 से 3 इंड दिशा में होती है। तो नए डीएनए का निर्माण हमेशा 5 से तीसरे कार्बन परमाणु की दिशा में होती है और मात्र जो डीएनए होता है उसके दोनों स्ट्रैंड यह क्रिया विपरीत दिशा में संपन्न होती है और यह स्ट्रैंड जिस पर यह 5 से 3 दिशा में होती है लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है
और दूसरे टेम्पलेट पर जो यह प्रक्रिया होती है वो टुकड़ों में होती है, छोटे छोटे टेम्पलेट्स जो बनते हैं उस पर यह प्रक्रिया होती है। और इस स्टैंड को लैगिंग या पश्चगामी स्टैंड कहते हैं। तो इस प्रकार नए बनने वाले डीएनए के टुकड़े इस प्रकार छोटे छोटे खंडों में बनते चले जाते हैं, जिनको ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो इस तरह से डीएनए की नई श्रृंखला बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मात्र डीएनए के दोनों ओर जो पृथक हुए स्टैंड्स हैं वो स्टैंड का निर्माण उन पर जारी रहता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें कार्य करता है और प्रोकैरियोट्स में यह 3 एंजाइमों की मदद से यह कार्य संपन्न होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, 3 तरह के एंजाइम हैं जो इस पर कार्य करते हैं और अनुपूरक क्रम में 5 कार्बन परमाणु से तीसरे कार्बन परमाणु की ओर न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ी भिन्न प्रकार से होती है। इसमें रेप्लिकेशन फोर्क में जो डीएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है, जिसकी माध्यम से डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हुए चले जाते हैं और ये विभिन्न श्रेणियों के एंजाइम इसको जोड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद आरएनए प्राइमर जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था बनता है। आरएनए प्राइमर कुछ समय बाद यह वहाँ से अलग हो जाता है, जिसको हम उच्छेदन कहते हैं, आरएनए प्राइमर का उच्छेदन। लैगिंग जो स्टैंड होता है जिस पर छोटे छोटे ओकाजाकी खंड बनते हैं, वह बनने के साथ ही आरएनए प्राइमर का निर्माण जो हुआ था, अब ओकाजाकी खंड बन चुके होते हैं तो इससे आरएनए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है, वो आरएनए प्राइमर हटना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार बनकर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से नए डीएनए का निर्माण होता रहता है। यहाँ पर ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है, जो इन खंडों को जोड़ करके ओकाजाकी खंडों को व्यवस्थित करता चला जाता है, जोड़ता हुआ चला जाता है। तो ओकाजाकी खंडों का जोड़ना डीएनए की प्रतिलिपिकरण की क्रिया में दोनों स्ट्रैंड या टेम्पलेट्स पर जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है, निकटवर्ती ओकाजाकी खंड 5 से तीसरे कार्बन परमाणु की ओर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ते चले जाते हैं। फलतः डीएनए की 2 संपूर्ण श्रृंखलाएं तैयार हो जाती हैं। डीएनए में कुछ कमियां होने पर उनकी रिपेयरिंग का भी काम होता है। डीएनए रिपेयरिंग या प्रूफ रीडिंग जिसको कहा जाता है। अगर किसी कारण से ये खंड अनियमित हो गए हैं या उनके बीच में कोई खाली स्थान रह गया है, तो वहाँ पर उसकी रिपेयरिंग का काम भी किया जाता है, जिसको डीएनए रिपेयरिंग या प्रूफ रीडिंग कहते हैं। एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की लंबाई में जो करोड़ों क्षार मौजूद होते हैं, डीएनए द्विगुणन के समय उनमें ऐसी स्थिति या संभावना बन सकती है कि जिसमें कुछ गैर अनुपूरक या अनचाहे जो है न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं। तो इसे ठीक करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो कि डीएनए प्रूफ रीडिंग कहलाती है, जिसमें यह प्रक्रिया कोशिकाओं में 2 एंजाइमों की मदद से संपन्न होती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 नए स्टैंड में होने वाले क्षार अनुक्रम की गड़बड़ी को ये पहचान लेगा और दूसरा कभी कभी डीएनए पॉलीमरेज थाइमिन और यूरेसिल में पहचान नहीं कर पाता है, तो उसकी जगह पर डीएनए स्टैंड मेथाइमिन के स्थान पर मेथियोनिन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ जाता है। तो ये पहचान में कमी के कारण जो है एंजाइम काम करते हैं और इसको सही करने का कार्य एंजाइमों की सहायता से कर लिया जाता है। कभी कभी कोशिका के अंदर चोट आदि के कारण भी डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण उसकी श्रृंखला सही तरह से नहीं बन पाती है और ऐसी स्थिति में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड इनकी सहायता से सही न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार डीएनए का द्विगुणन प्रूफ रीडिंग के सहायता से पूरा कर लिया जाता है और एक डीएनए स्टैंड से 2 डीएनए के संपूरक स्टैंड तैयार हो जाते हैं। यह प्रक्रिया डीएनए का द्विगुणन कहलाती है। इस प्रकार जीवों में डीएनए का द्विगुणन होता है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी
अपनी संततियों में स्थानांतरित होता है और लक्षणों का परिवहन किया जाता है। इस प्रकार आज का ये वीडियो आप सभी को डीएनए के द्विगुणन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।